Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well beta, how are you all? Hoping all is going fine. बेटा आज के लेक्चर की बात करते हैं. आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट टर्म में जो चीज़ें आपकी टारगेट पे थी वो आप लोगों ने सारी सॉल्व कर ली हैं. एक दफ़ा से उसका रिव्यू दे देती हूँ आपको, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. क्या चीज़ें जो हमें फर्स्ट टर्म में करना थी और क्या वो हमने कर ली हैं. ठीक है बेटा, देख लीजिएगा. आपका जो फर्स्ट 50% सिलेबस था, अगर बुक की बात की जाए, बुक 2 पढ़ रहे हैं आप, बुक 2 की बात की जाए तो बुक 2 जो है वो भी कंप्राइज कर रही है पार्ट 1 को और पार्ट 2 को. पार्ट 1 में आपकी क्या है, मॉडर्न प्रोज है, और पार्ट 2 में हीरोज़ हैं. तो हमने क्या पढ़ना था, पार्ट 1 में हमने 1 to 5 लेसन्स पढ़ लिए हैं. ठीक है जी, ये आपके लेसन नंबर 1 to 5 जो है वो आपने कवर कर लिए हैं. हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइजेस भी की, इसकी ट्रांसलेशन भी की, और बात ये हुई थी कि ट्रांसलेशन तो चैप्टर्स में से नहीं आएगी. आपको क्या याद करना है, सिनोनिम्स याद करना है, आपको मज़ीद क्वेश्चन आंसर्स याद करना होंगे. और फर्स्ट ईयर में आपके क्वेश्चन आंसर्स थे 30 मार्क्स के, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे 40 मार्क्स के. जी बेटे, ये आपका डन है, ये आप काम कर चुके. फिर बुक 2 में ही पार्ट 2 की बात की जाए, और ये पार्ट 1 क्या था, मॉडर्न प्रोज. पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में आप देख रहे हो कि उसमें हीरोज़ शामिल हैं. और हीरोज़ जो है वो हमें कितना करने थे बेटे, हमने 11 to 13 3 हीरोज़ जो थे वो पढ़ना थे. और वो कौन कौन से हीरोज़ पढ़े आपने, फर्स्ट ईयर एट हेरो पढ़ा आपने, अलेक्जेंडर हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, फिर आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पढ़ा. ठीक है जी, 3 हीरोज़ भी हमने कवर कर लिए हैं, एक्सरसाइजेज भी की हैं, सिनोनिम्स भी की हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं. इसके बाद टेक्स्ट की बात की जाए तो उसमें नॉवल शामिल है. और नॉवल जो है, नॉवल में हमें क्या था जी, हमारे पास मिस्टर चिप्स नॉवल है, एक नॉवलेट है, और इसके कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 to 9. ये सब चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं, और इसमें भी अगेन सिनोनिम्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है जी बेटे, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें वो क्वेश्चन, नॉवल के एंड पे तो क्वेश्चन मौजूद नहीं है, अलबत्ता जो टेक्स्ट है उसमें हर चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस मौजूद हैं. तो जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके यूनिक नोट्स में सोल्यूशन के साथ मौजूद हैं. इसके अलावा एडिशनल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो भी नोट्स के अंदर मौजूद हैं. आपको फैसिलिटेट करने के लिए वो सब क्वेश्चन आपने याद करने हैं. जी बेटे, ये चैप्टर नंबर 1 to 9 हमने मिस्टर चिप्स के नॉवल में से कर लिए. ये चैप्टर आपके 9 कंप्लीट हो गए. अब हम बात करते हैं ग्रामर की. ग्रामर में आपकी क्या क्या चीज़ें शामिल थी ग्रामर सेक्शन में. जी बेटे, उसमें आपने सबसे पहले बात करते हैं इडियम्स की. इडियम्स आपने यूनिक नोट्स में से पढ़े, लेटर A to E, और ये कितने बनते हैं, 1 to 153. ठीक है जी, 1 to 153 तक आपके इडियम्स बनते हैं. इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स है. फ्रेजल वर्ब्स आपने किए 1 to 130. इडियम्स आप कर चुके हैं, फ्रेजल वर्ब्स आप कर चुके हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ इसमें आती है. जनाब बात करते हैं एसेस की. एसेस जो है वो हमें कितने करना थे, 1 to 13. तो 1 to 13 एसेस कोटेशंस के साथ हम लोग कर चुके हैं. ये सारे एसेस भी आपके फर्स्ट टर्म के कंप्लीट हुए. ये फर्स्ट 50% की बात हो रही है. एसेस 1 to 13 यूनिक नोट्स में से कंप्लीट हो चुके हैं. फिर इसके बाद हमने ट्रांसलेशन पैसेजेस की बात करना है. ट्रांसलेशन पैसेजेस, और ट्रांसलेशन पैसेजेस आपके पास सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी है. तो सॉल्व पैसेज जो है, सॉल्व वाले पैसेज जो है वो आपने करने थे 1 to 33 जो हम कर चुके हैं. और ये सारा ऑर्डर आपके न्यू नोट्स के अकॉर्डिंग है. फिर ट्रांसलेशन पैसेजेस आपके अनसॉल्व भी हैं. अनसॉल्व जो है वो हमें कहाँ से कहाँ तक करने थे, 1 to 12 आपके न्यू एडिशन, जो नोट्स का न्यू एडिशन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर उसमें मौजूद है उसके अकॉर्डिंग 1 to 12 पैराग्राफ्स भी हम लोग कर चुके हैं.
जी बेटे, ये आपका कंप्लीट सिलेबस था जिसमें टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ों का भी जिक्र किया गया, जिसमें ग्रामर में से आपने क्या करना है, ग्रामर रिलेटेड चीज़ों का भी जिक्र आ गया है। हाँ, एक और अहम चीज़ आपने देखना है, प्रेपोजिशन की आपने। प्रेपोजिशन जो है बेटी वो आपके नोट्स में से हमने इसकी डेफिनेशंस भी की और नोट्स में से एक्सरसाइज की हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 to 11 एक्सरसाइजेज हमने नोट्स में से सॉल्व की थी। इसके अलावा एडिशनल एक्सरसाइजेज भी की थी। एडिशनल एक्सरसाइजेज जो थी वो भी 1 to 3 तक थी और ये भी आपने सॉल्व कर ली है। इसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे आ जाएगा, COS, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये भी हमने जनाब एक्सरसाइज नंबर 1 to 11 की थी और उसके बाद जो एडिशनल एक्सरसाइजेस थे, जो एडिशनल एक्सरसाइजेस हैं उनमें से भी 1 2 3 कर चुके हैं। ठीक है जी, अब हुआ आपका ये सिलेबस सारा कंप्लीट और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ रहती नहीं, हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया। बेटे ये तो सिलेबस के हवाले से बात हुई। थोड़ी सी बात दोबारा से पेपर पैटर्न जो है, कुछ बच्चे जो हैं वो जाहिर है कोई इस तरह का टर्म पेपर तो अभी तक नहीं हुआ ना आपका, आपकी तो स्टडी चल रही थी मुसलसल, तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न लाहौर बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। उम्मीद है आपने ये पहले भी मैं 2-3 दफ़ा आपसे पेपर पैटर्न जो है और सिलेबस जो है ये जिक्र कर चुकी हूँ, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा आप की आसानी के लिए। अब यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मज़ीद जो है मैं आपको पेपर पैटर्न जो है वो दोबारा से बताती हूँ कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या होगा। जी बेटे, पेपर पैटर्न जैसे आप जानते हैं कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। FSC लेवल पर जैसे फर्स्ट ईयर में था, FSC पार्ट 2 में भी आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का और उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। और जब सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव है आपका कितना, 80 मार्क्स का है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में आपकी क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी आप देखिएगा कि वो एक्चुअली क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है। ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और सब्जेक्टिव फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें होगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। आप जानते ही हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, आपके पास टेक्स्ट में से एक स्टेटमेंट ली जाती है, एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, उसके साथ 4 ऑप्शंस आती हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपने टिक करना है, फिर बबल्स में फिल करना है पेपर में। तो बेटे ये आपका किस तरह से क्वेश्चन और कितने मार्क्स का बनेगा, देखें ये आपका ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये ए पार्ट है। ठीक है जी, और इसमें आप ज़रा तवज्जो करिएगा कि आप चूँकि टेक्स्ट में पढ़ते हो बुक 2 में से मॉडर्न प्रोज है, हीरोज़ है, फिर नॉवल है। तो मॉडर्न प्रोज में से आपकी मॉडर्न प्रोज में से जो मॉडर्न प्रोज है उसमें से कितने सेंटेंस सेलेक्ट किए जाएंगे, 3। फिर हीरोज़ में से कितने सेंटेंस सेलेक्ट किए जाएंगे सिनोनिम्स के हवाले से, 3। और बाकी नॉवल जो है मिस्टर चिप्स उसमें से कितने सेंटेंस सेलेक्ट होंगे, 4। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स का ये सवाल आपका आ जाएगा। ठीक है जी, आपका मॉडर्न प्रोज, हीरोज़ और नॉवल में से इतनी तादाद में स्टेटमेंट ली जाएंगी और वो क्या होंगे, बेसिकली चूज़, दैट इज़ ऑल अबाउट चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। फिर इसके बाद दूसरा आपके पास बी पार्ट क्या आ जाएगा, बी पार्ट आपके पास आएगा चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है जी, फिर आप सी पार्ट पे आ जाइएगा। इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्चुअली आप उसमें ये देखते हो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपने की हैं कि 4 ऑप्शन A, B, C and D आर गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट वन। तो ये क्या है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस लिखा होता है कि 4 ऑप्शंस
A, B, C and D are given against each sentence, every sentence, and you have to tick the correct option. तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वाला सवाल भी 5 नंबर का आ जाएगा। तो आपका हुआ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। टोटल ऑब्जेक्टिव आपका बन गया 20 मार्क्स का, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब सब्जेक्टिव की तरफ आइएगा। सब्जेक्टिव में आपने क्या करना है? अच्छा, दोबारा से हाँ, सब्जेक्टिव की बात करती हूँ। सब्जेक्टिव के हवाले से बेटे आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब ये क्या है, क्वेश्चन आंसर रिलेटेड होगा। क्वेश्चन आंसर्स एक्चुअली सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसके 2 पोर्शंस हैं, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 टेक्स्ट रिलेटेड होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। सेक्शन 2 जो होगा वो भी 40 मार्क्स का है, लेकिन उसमें ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी उसमें इडियम्स हैं, उसमें एसेज हैं, उसमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ शामिल होगा। ठीक है जी, इसको तो मैं यहाँ से अरेज करती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी स्पेस बन जाए और आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकें। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के हवाले से। ऑब्जेक्टिव की बात हो गई कंप्लीट और इसके मार्क्स बनते थे 20 जी। सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं तो सब्जेक्टिव में जो सेक्शन 1 है उसे देखते हैं। सब्जेक्टिव एंड सेक्शन 1, और सेक्शन 1 क्या है बेसिकली? दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा और इसमें भी क्या आपने लिखना है? राइट शॉर्ट क्वेश्चंस। सवाल होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 questions. Write short answers to any 6 questions. और उसमें ये भी लिखा होता है कि ऑफ 3 to 5 लाइन्स, 3 to 5 लाइन्स। देखिए, बाज़ क्वेश्चन इस नौयत के हैं कि वो 3 लाइन्स में आप उसको आंसर कर सकते हो, बाज़ इस नौयत के हैं थोड़ी सी डिटेल में आपको थोड़ी डिटेल देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़ाहिर है आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हो, 5 लाइनों तक ले जा सकते हो। लेकिन बेटा एक पूरे सफ़े का आंसर या पूरे 2 सफ़ों का आंसर लिखना ये कोई जहानत नहीं होगी, इससे मार्क्स की डिडक्शन होगी, इससे मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। तो लिहाजा अननेसेसरीली आपने आंसर जो है उसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। अपने लिमिटेशंस के साथ ही जितना जवाब उसका मुमकिन बन सकता है वो आपने लिखना है। हाँ, जो आंसर्स हैं वो टेक्स्ट रिलेटेड होने चाहिए। जब तक आपके जनरल व्यूज़ आपसे पूछे नहीं जा रहे, आपने ख़ुद से कुछ नहीं लिखना, अपनी कोई लॉजिक्स उसमें शामिल नहीं करनी आंसर में। ये दरअसल इम्तिहान है कि आपने टेक्स्ट किस हद तक पढ़ी है, कितनी डीपली पढ़ी है, क्या समझा है। तो एग्जामिनर सिर्फ इस चीज़ को असेस करना चाहता है। तो लिहाजा टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आंसर्स भी टू द पॉइंट होना चाहिए, टेक्स्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो बेटा आपका ये जो है ना, ये भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी 3 पोर्शंस में आएंगे, यानी फ्रॉम मॉडर्न प्रोज, फिर जो थर्ड वाला क्वेश्चन होगा वो होगा फ्रॉम हीरोज़, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होगा फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो हम देखते हैं राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस, बता दिया 3 to 5 लाइन्स, एंड फ्रॉम बुक 2 पार्ट 1 में से आएगा। और कितने क्वेश्चंस आपको आएंगे और कितने सॉल्व करना होंगे बेटे? आपको 9 क्वेश्चन पूछे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई से 6 जो है वो सेलेक्ट करना है। और हर क्वेश्चन चूँकि 2 नंबर का है, ठीक है, तो कितने आपके कितने मार्क्स बने इस हिस्से के? 12 मार्क्स बने। 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे बुक 2 पार्ट 1, और उसमें मॉडर्न प्रोज शामिल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सेम यही स्टेटमेंट है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगेन ये आपको 8 क्वेश्चन, क्योंकि 5 हीरोज़ हैं तो 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें से 6 आपको सॉल्व करना है। अगेन ये 12 मार्क्स का ये भी हिस्सा होगा, 12 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 8, एंड दिस टाइम इट्स 8,
8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बेटे आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? आपको दिए जाएंगे 12 क्वेश्चंस, और 12 में से आपको कितने सॉल्व करने होंगे? 8 क्वेश्चंस। तो कितने मार्क्स बनेंगे? 16 मार्क्स बनेंगे। 16 और ये 12 प्लस 12 कितने टोटल मार्क्स हो गए आपके? आपका ये हिस्सा कितने मार्क्स का बन गया? 40 मार्क्स का ये टेक्स्ट रिलेटेड हिस्सा जो है आपका कंप्लीट हुआ। ये सारा क्या है? दैट इज सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्वेश्चन आंसर्स हैं, और बेटा बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स को दिए गए हैं 40 मार्क्स। इसका मतलब है टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। सिनोनिम्स तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको बहुत प्रॉपर तरीके से उनको याद करें, प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर देखें। ठीक है बेटे, ये आपका 40 मार्क्स का सेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 अगेन कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। और इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इडियम्स और फ्रेजेस बल्कि ऐसे रिलेटेड है। आपके पास आता है राइट एन ऐसे 300 to 400 lines, 400 words, 300 to 400 words on any one of the following। ठीक है, राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। टॉपिक्स कितने हैं? 4 ऐसेज आपके पास, बड़ी चॉइस है, उसमें से एक ऐसे आपको करना है। और कितने मार्क्स का होगा? 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा। फिर आपके पास ऐसे के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यूज़, वो होता है यूज़ द फॉलोइंग idioms, use the following idioms, phrasal verbs in sentences of your own। use the following idioms and phrases in sentences of your own। कितने idioms और phrases मिक्स दिए जाते हैं आपको? 8। और कितने आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 8? यू हैव टू सेलेक्ट 5 जो आपको बेस्ट प्रिपेयर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। और हर इडियम 2 मार्क्स का होगा। तो ये सवाल कितना हुआ? 10 मार्क्स का ये सवाल हुआ इडियम्स रिलेटेड। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है? ट्रांसलेशन पैसेज। और ट्रांसलेशन पैसेज याद रखिएगा हमेशा अनसीन आता है। आपको बोर्ड में हमेशा अनसीन पैसेज दिया जाता है 15 नंबर का। तो 15 मार्क्स का ऐसे, 10 मार्क्स के इडियम फ्रेजल वर्ब्स, और 15 मार्क्स अगेन ट्रांसलेशन पैसेज। टोटल मार्क्स कितने बन गए? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स टेक्स्ट के सब्जेक्टिव पोर्शन की बात हो रही है सेक्शन 1 में। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 40 मार्क्स के होंगे, और बाकी ग्रामर रिलेटेड पोर्शन जो है वो भी 40 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके टोटल 80 मार्क्स जो है मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है बेटे, देखिए आपने जितने भी टेस्ट जो भी तक दिए हैं और जो आप देंगे वो सारे के सारे जो है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। और बोर्ड, क्योंकि लाहौर बोर्ड का पैटर्न जो है उसको सामने रखा जाता है, चाहे वो आपके टर्म पेपर हों, आपके टेस्ट हों, तो इसी पैटर्न को इसी तरह जो मार्क्स की डिवीज़न है उसको सामने रख कर जो है वो पेपर बनाया जाता है। जी बेटे, अब इसमें इस तरह से है कि बेटे चूँकि आपके पास थोड़ी वोकैबुलरी टफ़ है, फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकंड ईयर में वोकैबुलरी टफ़ है, तो उस वोकैबुलरी का बेहतरीन हल ये है कि आप रूटीन में जो है ना वो अपने एक लेसन के सिनोनिम ज़रूर याद करें, ताकि वो आपकी एक तो देखिए आपकी इंग्लिश जो बेटर वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में आ रहे हैं, इम्प्रूव्ड वर्ड्स जो हैं और ज़्यादा एडवांस वर्ड्स जो हैं वो आपकी वोकैबुलरी में आ रहे हैं, तो आप उन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में शामिल रखने के लिए उनकी प्रैक्टिस करें, उनको याद करें। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स की जहाँ तक बात है, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से कि बहुत ज़्यादा तादाद में है, किस तरह से याद किया जाए। तो बेटा बात वही हो जाती है कि अगर चीज़ों को टाइमली आप प्रिपेयर करते जाएंगे तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से भी यही क्वेश्चन रहता है बच्चों का की तादाद में बहुत ज़्यादा है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। तो डे फर्स्ट से ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग चूँकि तादाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं, अगर हर सब्जेक्ट को जो चीज़, हर सब्जेक्ट का हर लेक्चर जो आप लेते हो उसको साथ साथ प्रिपेयर कर लेते हो, तो एंड ऑफ द डे जो है आप पे इतना बर्डन नहीं रहता है, चीज़ें क्लियर होती हैं, चीज़ें कन्फ्यूजिंग नहीं होती हैं, चीज़ें तो इससे क्या है आप पे बर्डन नहीं रहता है, चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजिंग नहीं होती हैं। तो इसको साथ साथ जो है वो आपने प्रिपेयर करना है।
तो अनसेन पैराग्राफ के हवाले से भी बात आपसे हुई है कि हमारे पास जितने भी सोल्ड पैराग्राफ मौजूद है वो सब के सब क्या है, प्रैक्टिस पैराग्राफ है, वो सब के सब प्रैक्टिस पैराग्राफ है। और मकसद ये है कि आपकी ट्रांसलेशन के हवाले से ग्रिप बन जाए। ठीक है जी, तो आप उन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो, अनसॉल्व पैराग्राफ जो है उनको भी खुद करने की कोशिश करो, और कहीं से भी पैराग्राफ आपको नज़र आते हैं तो उनको भी, उनका सलूशन भी आप कोशिश करो कि वो कोई ना कोई आप ख़ुद से मतलब आप उसको ट्रांसलेट करो ताकि आपकी ग्रिप आ जाए ट्रांसलेशन के ऊपर। जी बेटे, तो होपिंग के ये सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर हमने गो थ्रू कर ली हैं और आप अकॉर्डिंगली आपको पता भी चल गया कि सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें फ़र्स्ट टर्म में शामिल थी जो हमने कर भी ली हैं, और एक दफ़ा जो पैटर्न है वो भी डिस्कस हो गया, चीज़ें आपके पास क्लियर सूरत में आ गई हैं, वाज़े तौर पर आ गई हैं कि किस तरह कितने मार्क्स को लिए हुए कौन सा क्वेश्चन जो है वो होगा पेपर में और किस तरह से इसकी तैयारी करना है। ठीक है, जब टेक्स्ट पढ़ाई जाती है तभी बेटे आप लोगों को ये कहा जाता है कि टेक्स्ट को तवज्जो दी जाए, तवज्जो से सुना जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेस कर रहे हैं आपके टेक्स्ट को। तो अगर आपने टेक्स्ट अच्छी तरह से पढ़ी है तो सारी जो कहानी है वो आपके जहन में रह जाती है, और जब आप क्वेश्चन याद करने लगते हो तो एकदम से वो कनेक्शन हो जाता है और आप चीज़ों को चूँकि आपने समझ लिया होता है तो उसको याद करना जो है वो निस्बतन आसान हो जाता है। ठीक है बेटे, तो I would again rather would like to say that keep on practicing all these things, and by now you might be well prepared for your examination hopefully, और चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह इसके बाद सेकंड टर्म की तरफ भी इंशाल्लाह देखेंगे, और ये फर्स्ट टर्म का जो है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी से ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अपना काम पढ़ाई का जो है वो जारी रखें होल हार्टेडली, और थैंक यू वेरी मच बेटे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ बेटे, अल्लाह हाफिज़। जी बेटे, इस तरह से है कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास मौजूद है इस पीरियड का, तो क्यों ना उसको अवेल किया जाए। बेटे करेक्शन जो है उसके हवाले से कुछ सीधा सीधा बातें जो है वो कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो है वो दोबारा से मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, उसको बेटे गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम रिमूव करते हैं पेपर पैटर्न वगैरह को, और यहाँ पर हम अब डिस्कस करते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से बेटे अगर आप लोग इसके रूल्स जो है उसको फॉलो करते हो, जहन में बिठा लेते हो, तो आपके लिए किसी सेंटेंस में भी करेक्शन ट्रेस आउट करना नामुमकिनात में से नहीं, मुश्किल मरहला नहीं है। आपकी 1 to 11 एक्सरसाइजेस हम लोगों ने की हैं, तो बेटे इसमें से हम देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ, One must do his duty to the nation. One must do his duty to the nation. बेटे याद रखिएगा इसमें गलती प्रोनाउन की है, और मैंने बताया था कि वन जो है वो हमेशा अपने साथ आने वाले सेकंड प्रोनाउन को वन के तौर पर ही लेता है। हिज, हर, देयर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू द नेशन। वन फॉलो करता है अपने साथ वंस को ही। ठीक है जी, इसी तरह का जुमला है, ईच वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ईच वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो हर एक को अपने ही पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो याद रखिएगा ईच वन जो है वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, शुड। ईच वन अपने साथ लेता है हमेशा SHOUD, शुड लेते हैं। तो ईच वन अपने साथ हिज लेगा। ईच वन हमेशा अपने साथ फॉलो करता है सेकंड प्रोनाउन हिज। तो ईच वन शुड रिस्पेक्ट, योर की जगह क्या आएगा, हिज पेरेंट्स। ईच वन, एवरी वन अपने साथ लेने वाला जो सेकंड प्रोनाउन है वो क्या लेता है, हिज लेता है। तो ईच वन शुड रिस्पेक्ट, वंस नहीं आएगा, वन के साथ वंस है, ईच वन और एवरी वन के साथ हिज आता है। हिज जनरलाइज करता है तमाम रेसिस कम्युनिटीज़ को। ठीक है जी, मेल फीमेल को जनरलाइज कर रहे हैं। ये बेटा आपका एक सेंटेंस हो गया, ये एक मेजर मिस्टेक हो जाया करती है आपसे। फिर आपके पास है हिज रूम हैज़ नो फर्नीचर्स। आपके पास एक सेंटेंस आता है, हिज रूम हैज़
नो फर्नीचर्स। बेटा फर्नीचर जो है उसका प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर जो वर्ड है उसका प्लूरल नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए मैंने एस वहाँ पर क्रॉस कर दिया। जैसे हम कॉमन कहते हैं समर वकेशंस, समर वकेशंस कोई वर्ड नहीं है, वकेशंस नहीं होता, वकेशन होता है, इसके साथ भी एस नहीं लगता है। तो ग्रामेटिकली चीज़ों को बेटा हमने करेक्ट करना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने लिखना है मैनी अ बॉयज़ वर एब्सेंट टुडे। मैनी इम्पोर्टेंट है बहुत, मैनी अ बॉयज़ वर एब्सेंट टुडे। बेटा मैनी जो है वो तादाद में ज़्यादा को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैनी अपने साथ क्या लेता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन जहाँ मैनी आ गया तो मैनी आ अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट लिखते हैं अगर हम, मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट, मैनी बॉयज़ आर, मैनी अपने साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन अगर मैनी आ आएगा तो मैनी आ का मतलब प्लूरल तो है, लेकिन आ क्या मतलब कि इंडिविजुअल बात हो रही है हर बॉय की। तो मैनी आ जो है अपने साथ हमेशा नाउन क्या लेगा, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी, सिंगुलर वर्ब एसवी, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या बनेगा, मैनी हम इसको करते हैं मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय वॉज एब्सेंट टुडे। समटाइम्स आपको ये करेक्ट साउंड नहीं कर रहे होते करेक्शन सेंटेंसेस, करेक्शन वाले सेंटेंसेस, लेकिन हमें तो लॉजिकली और रूल्स अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। तो लिहाजा उन रूल्स को जहन में रखने की ज़रूरत है कि मैंने यहाँ अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो मैनी अ बॉय वॉज एब्सेंट टुडे, ठीक है बेटे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हम एक दो और जो है उसको सॉल्व करते हैं। इसको हम करते हैं रिमूव और कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो है उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। जी बेटे, आपके पास एक और सेंटेंस आता है, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। बेटे याद रखना है एज वेल एज के साथ जब दो सब्जेक्ट आते हैं, एज वेल एज के साथ जब हम दो सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो वर्ब है वो किसके साथ अग्रीमेंट में होगा, सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर, आपको शायद लगता होगा कि आई एम आना चाहिए था आई की वजह से, लेकिन रूल हमें क्या कहता है कि एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यू के साथ क्या आता है, आर आएगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर, ठीक हो गया बेटा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए। फिर इसके बाद हम एक चीज़ और कर लेते हैं, द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। याद रखना है बेटे, ये जो वर्ड्स है ना इनको सेंसरी वर्ड्स कहा जाता है, वर्ड्स ऑफ सेंसेस, जो हमारी साइट, स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट रिलेटेड होते हैं। तो ये जो सेंसरी वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ सेंसेस, इनको कहते हैं वर्ड्स ऑफ सेंसेस। ये 5 कौन कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा, स्मेल, साउंड, साइट, टच एंड टेस्ट। तो ये अपने साथ कभी भी एडवर्ब जो है नहीं लेते हैं। जो सेंसरी वर्ड हैं अपने साथ एडवर्ब, एलवाई एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं लेते, बल्कि ये अपने साथ क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, स्वीटली नहीं, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी सेंसरी वर्ड्स के साथ नहीं आते हैं, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद एक और अहम जो है वो हम लोग कर लेते हैं, हायर यू गो कूलर इट इज़,
हायर यू गो, इस तरह का सेंटेंस पेट है बोर्ड में, हायर गो कूलर इट इज़, कूलर इट इज़। बेटा एक ही सेंटेंस है, दो आपको इसमें 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं कॉमा के साथ, तो अगर एक ही सेंटेंस में ट्वाइस कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, हम दी आर्टिकल लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में 2 कंपेरेटिव डिग्रीज हैं तो दोनों के साथ दी लगेगा। द हायर यू गो, द हायर यू, इसमें गो भी लिखना है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द हायर यू गो कॉमा द कूलर इट इज़। ठीक है बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने वाली, और ये आपने पहले भी सब कुछ किया है। जी बेटे, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका क्या सेंटेंस है। द उर्दू इज़ एन ईजी लैंग्वेज, द उर्दू इज़ एन ईजी, द उर्दू इज़ एन ईजी लैंग्वेज। बेटा याद रखना है, लैंग्वेजेस अपने साथ दी आर्टिकल नहीं लेती, तो हम क्या लिखेंगे, उर्दू इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से सन राइजेस इन ईस्ट, ये भी अक्सर आ जाता है, सन राइजेस इन ईस्ट। तो बेटा ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, सन, मून, स्टार्स, ये दी लेंगे अपने साथ, दी सन। और ये जो डायरेक्शंस हैं कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब अपने साथ क्या लेंगी, आर्टिकल दी लेंगी। तो क्या कमी है इसमें, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। जी बेटा, प्रोनाउन रिलेटेड जो है एक आधा वो भी कर, हाँ, शी हैड बेटर टू गो होम एट वंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, शी हैड बेटर टू गो होम एट वंस। जी बेटे, आप ये देखिएगा कि ये जो वो यूज़ हैड बेटर, हैड बेटर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, किसी एडवाइस को इंडिकेट करता है, और ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, इट रेफर टू प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है लाइक शुड, जैसे शुड कहते हैं ना, वैसे ही है, टू गिव अ स्पेसिफिक एडवाइस, किसी स्पेसिफिक एडवाइस को देने के लिए, स्पेसिफिक एडवाइस देने के लिए हैड बेटर इस्तेमाल किया जाता है। और ये अपने साथ इन्फिनेटिव टू कभी भी नहीं लेता। तो क्या बनेगा, शी हैड बेटर गो होम एट वंस। ठीक है जी, ये भी अब क्या है, ये आपको टू, इट इज़ यूज टू गिव यू अ स्पेसिफिक एडवाइस। जी बेटा, अब ये देखें, दिस बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर, ये देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिस बुक has been printed last year। बेटे बात सुन लीजिएगा, आपको सेंटेंसेस की करेक्शन करते हुए ये भी देखना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो ये दिस बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर, ये तो पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है कि किसने लास्ट ईयर ये बुक पब्लिश की थी, प्रिंट की थी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो होता है, और इधर लास्ट ईयर भी लिखा हुआ है, लास्ट ईयर कहते हैं मैं कौन सा टेंस हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूँ, लिहाजा टेंस ही गलत हुआ, हम यहाँ हैज़ बीन लगा ही नहीं सकते। दिस बुक प्रिंटेड लास्ट ईयर हमारे पास बचा, लेकिन चूँकि पैसिव वॉइस है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड और थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका वॉज वर्ड कहाँ है, नहीं है, थर्ड फॉर्म तो हमने प्रिंटेड लिख दी, तो हम लिखेंगे दिस बुक वॉज, बुक सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लेंगे, दिस बुक वॉज प्रिंटेड लास्ट ईयर। इस तरह के जुमले आपको जो पैसिव वॉइस वाले होते हैं वो भी आपको दे दिया करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बेटे एक और एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं उसको देखते हैं। आपके पास आता है वॉक विद केयर लेस्ट यू शुड वॉक फास्ट लेस्ट, सॉरी आप लिखिएगा वॉक विद केयर, इसको दोबारा लिख देती हूँ,
walk with care lest you should not fall down। बेटा ये तो डन है कि लेस्ट और शुड का पेयर बनता है, ठीक है, और लेस्ट का मतलब ये क्या होगा कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो जब यहाँ पर नेगेशन वर्ड आ गया है तो नॉट इजाफी वर्ड है, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बनेगा? वॉक विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। वॉक विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। एक और बड़ा अहम सेंटेंस मैं आपको करवाना चाहती हूँ, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जी बेटे, ये एक अहम क्वेश्चन है, प्रोनाउन रिलेटेड है, और ये भी मैंने आपको इसका सलूशन भी दिया था। एक दफ़ा उसको फिर से कर लेते हैं ताकि आप जो है उसको सीख लें। जी, आई ही एंड यू आर फ्रेंड। आई ही एंड यू आर फ्रेंड, आर फ्रेंड्स। ठीक है, जुमला आपके पास ये आ गया। इसमें 3 प्रोनाउन है, आई है, ही है, यू है। याद रखिएगा कि जब तीनों प्रोनाउन, तीनों पर्सनल प्रोनाउन आपके पास आ जाते हैं तो क्या आएगा? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर आखिर में फर्स्ट पर्सन अपनी बात होगी। तो इसकी फॉर्मेशन सेकंड पर्सन यू, ही, एंड, और आखिर में अपनी बात एंड आई। यू, ही एंड आई आर, प्लस हो गया ना एंड के साथ, आर फ्रेंड्स। जी बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो करते हो तो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस थे, चूँकि टाइम मौजूद था इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो करवा दी उन्हीं एक्सरसाइजेज में से जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो आपको एक और मौका मिल गया इनको प्रैक्टिस करने का। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस करते रहें और इनके लॉजिक्स, रूल्स को समझें, और अकॉर्डिंगली फिर आप किसी भी सेंटेंस को उसमें ट्रेस आउट कर सकते हो, मुमकिना गलती को, करेक्शन आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड बेटा। अल्लाह हाफिज़।